हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं। ओके, संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। अब पूर्ति कौन करता है? जैसे जो जिस टेबल में आप बैठे हैं वो संसाधन है, जिस चेयर में आप बैठे हैं वो संसाधन है, आप पेन से लिख रहे हैं आपके लिए वो भी एक संसाधन है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए ये भी एक संसाधन है। तो संसाधन उसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संसाधन का एक पूरा परिभाषा लिखा है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे या पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, इसके बनने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभव। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है यानी कि अभी हम लोग को पता है कि हम लोग जो है हाइड्रोजन की मदद से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए सिर्फ हम लोग को पता है, हम लोग अभी तक इसका उत्पादन कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं उसे बनाने के। और आर्थिक रूप से संभव, आर्थिक रूप से संभव का तात्पर्य ये है कि जो अगर मान लीजिए, इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपके जो ज़मीन है उसके अंदर 10-15 किलोमीटर अंदर में, इसका अर्थ है कि ये आपके पास ज़मीन है, आपका उस ज़मीन के अंदर जो है आपको लगभग 50 किलोमीटर अंदर के दूर में आपको पता चला कि वहाँ सोना है। कितना सोना? 100 ग्राम का सोना। और अब उस सोने को ज़मीन के बाहर निकालने में आपको 50 लाख की लागत लग जाती है। तो क्या ये आपके लिए संसाधन हुआ? यह तो आपके लिए घाटे का सौदा हुआ। तो इसको उसके लिए आर्थिक रूप से संभव भी होना चाहिए, यानी ज़्यादा कोर्स भी नहीं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक रूप से मान, यानी कि आपके पास कोई संसाधन है और आपके अगल बगल के लोग उसे मानते ही नहीं कि वो संसाधन, तो वो भी मान्य होगा। तो इसके लिए 3 ये है: प्रौद्योगिकी, आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम से एज इट इज आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो है संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में कौन कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर, इसे वर्ड से ही पता चल रहा, उत्पत्ति यानी कि उसका जन्म कैसे हुआ। जैसे जैव संसाधन, अजैव। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं। ओके, संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। अब पूर्ति कौन करता है? जैसे जो जिस टेबल में आप बैठे हैं वो संसाधन है, जिस चेयर में आप बैठे हैं वो संसाधन है, आप पेन से लिख रहे हैं आपके लिए वो भी एक संसाधन है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए ये भी एक संसाधन। तो संसाधन उसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संसाधन का एक पूरा परिभाषा लिखा है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे या पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, इसके बनने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभव। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है यानी कि अभी हम लोग को पता है कि हम लोग जो है हाइड्रोजन की मदद से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए सिर्फ हम लोग को पता है, हम लोग अभी तक इसका उत्पादन कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं उसे बनाने के। और आर्थिक रूप से संभव, आर्थिक रूप से संभव का तात्पर्य ये है कि जो अगर मान लीजिए, इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपके जो ज़मीन है उसके अंदर 10-15 किलोमीटर अंदर में, इसका अर्थ है कि ये आपके पास ज़मीन है, आपका उस ज़मीन के अंदर जो है आपको लगभग 50 किलोमीटर अंदर के दूर में आपको पता चला कि वहाँ सोना है। कितना सोना? 100 ग्राम का सोना। और अब उस सोने को ज़मीन के बाहर निकालने में आपको 50 लाख की लागत लग जाती है। तो क्या ये आपके लिए संसाधन हुआ? यह तो आपके लिए घाटे का सौदा हुआ। तो इसको उसके लिए आर्थिक रूप से संभव भी होना चाहिए, यानी ज़्यादा कोर्स भी नहीं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक रूप से मान, यानी कि आपके पास कोई संसाधन है और आपके अगल बगल के लोग उसे मानते ही नहीं कि वो संसाधन, तो वो भी मान्य होगा। तो इसके लिए 3 ये है: प्रौद्योगिकी, आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम से
एज इट इज आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो है संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में कौन कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर, इसके वर्ड से ही पता चल रहा, उत्पत्ति यानी कि उसका जन्म कैसे हुआ। जैसे जैव संसाधन, अजैव संसाधन, इसको उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होते हैं जो जीवन व्याप्त हों, जैसे कि मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए। और अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो निर्जीव हों, जैसे पत्थर, पहाड़, मृदा इत्यादि। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल आइए इसे हम ध्यान से और पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकार होते हैं। पहला जैव संसाधन, जिसमें जीवन व्याप्त हो, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य। ठीक है। दूसरा देखते हैं अजैव संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त ना हो, अर्थात निर्जीव हो, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, पहाड़, चट्टान, ये लोग में जान होती है क्या? ये लोग चल फिर पाते हैं, सांस लेते हैं? नहीं ना, तो ये हो गया अजैव संसाधन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट संसाधन का प्रकार है वो समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर आप लोग को बताया जा रहा है कि वो समाप्त कैसे होगा या उसको समाप्त होने में कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को 2 प्रकार हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जिसको पुनः स्थापित किया जा सके या पुनः भंडन किया जा सके। जैसे जल एक नवीकरणीय संसाधन। क्यों? जल पृथ्वी पे होती है, पृथ्वी पे फिर धूप पड़ता है तो वो वाष्प बन के उड़ता है, फिर ऊपर जाके संघनन होकर बादल बनता है, बादल बन के फिर बारिश हो जाती है, फिर वही पानी वापस आ जाता है। तो ऐसे नवीकरणीय संसाधन। आइए सर ध्यान से पढ़ें। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें प्रौद्योगिकी इत्यादि में पुनः स्थापित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब आप मुझे ये बताइए कि सूरज कभी खत्म हो सकता है? नहीं। क्या हवा कभी रुक सकती है? नहीं। तो फिर ये सब नवीकरणीय संसाधन, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय किसको बोलेंगे? नवीकरणीय जो समाप्त कभी नहीं होता, तो अनवीकरणीय जैसे उसका अपोजिट, ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः पूर्ति या पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अर्थात एक मिनट प्लीज वेट। अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि। कोयला एक बार जलाने के बाद क्या आप लोग के पास कोयला बचता है वापस? क्या उसको फिर से ये जला सकते हैं? नहीं। एक बार पेट्रोल गाड़ी में डालने के बाद क्या आप लोग फिर से पेट्रोल ख़त्म होने के बाद फिर से जा सकते हैं? नहीं। तो यही है नवीकरणीय और अनवीकरणीय में डिफरेंस। अब आगे देखिए, समाप्यता के आधार के बाद होता है आपके पास स्वामित्व के आधार पर। नाम से पता चल रहा है स्वामित्व, ओनरशिप के आधार पर कि कोई भी संसाधन जो है उसका वो उसका ओनर कौन है या उसको चलाने वाला कौन है। तो इसमें होता है 4 तरह के संसाधन। निजी संसाधन, इसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? इसका अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो किसी निजी व्यक्ति के अंदर हो। जैसे कि आपका अपना घर। क्या आप अपने घर में किसी को भी बिना मर्जी के आने दे सकते हो? नहीं। आपका अपना कॉपी, आपका अपना बुक, आपका अपना रूम, ये आपका व्यक्तिगत संसाधन है। यहाँ आपके अलावा या आपके परमिशन के अलावा कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं जिसमें एक पूरे समुदाय का उसमें नियंत्रण हो। जैसे कि शमशान घाट को ले लीजिए, शमशान घाट में एक पूरा ये आता है, मस्जिद को ले सकते हैं, उसमें एक पूरी समुदाय आती है। और कब्रिस्तान को ले सकते हैं, उसमें एक समुदाय पूरा आता है, वो उसमें किसी को आने से रोका नहीं जा सकता इत्यादि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। नाम से पता चल रहा है जो एक राष्ट्र के अंतर्गत आता है, यानी कि राष्ट्र में जो हमारा भारत देश है उसके अंदर आने वाला संसाधन वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है।
जैसे कि सड़कें हो गए, पेड़ पौधे हो गए, खनिज संपदा हो गई, ये एक राष्ट्रीय संसाधन है। ये एक देश के अधीन ही है, इसमें एक देश का स्वामित्व है, इसमें भारत सरकार का स्वामित्व है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। तो बोलते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा है, ये समुद्री सीमा है, इसका 200 किलोमीटर दूरी तक, 200 किलोमीटर की दूरी तक जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि भारत की तटवर्ती रेखा से 200 किलोमीटर में जो जो संसाधन पाया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। उसके बाद और अगर इसके बाद यानी कि इस 200 रेखा के बीच के बाद यहाँ पे अगर संसाधन मिलता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का होगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हम लोग के पास विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर हम लोगों ने इसे भी 4 भागों में बांटा है। अब विकास के स्तर के आधार पर हम लोगों ने इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी, जो संसाधन जिसमें संभावना व्याप्त है कि इन फ्यूचर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो संभावित संसाधन है। ओके। नेक्स्ट है इसमें दूसरा नंबर विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जिसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं या फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह है, सब ये है तो हमको उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह, ये सब हमारे विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भंडार और संचित कोष। नेक्स्ट है 2, मतलब 3rd नंबर में भंडार और 4 नंबर में संचित कोष। भंडार हम लोग सेव करके रख रहे हैं, संचित कोष की इन फ्यूचर जैसे कि हम लोग अभी कोयला का बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो कोयला का इतना भी यूज़ ना कर लें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका यूज़ ही ना कर पाए, उसके लिए वो बचा ही ना रहे, तो इसको बोलते हैं संचित कोष। ओके। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं संसाधनों का विकास में। ठीक है, संसाधनों का विकास, जैसे जो टॉपिक है आप लोगों का कि संसाधनों का विकास, लेकिन संसाधनों का विकास नहीं हुआ है आज तक। हम जो मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा लालची, स्वार्थ भाव के लोग हैं, अपना सिर्फ स्वार्थ देखते हैं। हम लोगों ने इस संसाधनों का भी बहुत दोहन किया, सिर्फ और सिर्फ दोहन ही किया, इसका कोई ये अच्छा नहीं किया इसके साथ। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट। ठीक, संसाधनों का विकास होने के बजाय उनका अत्यधिक ह्रास हो रहा, इसके कुछ कारण समस्याएं पैदा हो। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ जा रही है, लोगों उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हम लोगों ने ही तो पेड़ों को काटा है, हम लोगों ने तो एनवायरनमेंट गर्म किया है। पेड़ होते हैं, हमें छाँव देते हैं, उसके वजह से ऑक्सीजन होता है तो गर्मी कम होती है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब होती है। देखो, पहला इससे आर्थिक विषमता पैदा होती है। आर्थिक विषमता यानी कि कोई गरीब है तो गरीब होता जा रहा है, कोई अमीर है तो अमीर होता जा रहा है। नहीं, देखो, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जैसे समाज अमीर और गरीब वर्ग में विभाजित हो गया। देख, इसके बारे में बता दी। उसके बाद देखो, इससे बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षय, भूमि निम्नीकरण। और बोला जा रहा है कि अगर ऐसे ही हमेशा चलता रहा तो जो हमारा पृथ्वी है वो बहुत बड़े संकट में पड़ सकता है, अगर हम लोगों ने इस वर्तमान दोहन की प्रक्रिया को नहीं रोका तो ये हमारा और आपका कर्तव्य है, फर्ज है कि हम अब अपने संसाधनों को बचा के रखें, उसे संभालें, पेड़ पौधे जितने से जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं। आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या आता है? इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैसा विकास, वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान विकास की प्रक्रिया तो होती हो लेकिन भविष्य के लिए भी संसाधनें हों उपलब्ध। यहाँ लिखा है, इसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। ठीक है, अर्थात यानी कि इसी को और डिस्क्राइब करके बताया है ताकि आप लोग को और समझ जाए। अर्थात वर्तमान में जो हम विकास कर रहे हैं उसे भविष्य में भी भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी हो और पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना हो। ये है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब इसी में एक है रियो डी जेनेरियो। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, रियो डी जेनेरियो। ये जो है जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इसका आयोजन पर्यावरण संरक्षण और
सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजने में किया गया था। सबसे पहले तो इसे क्वेश्चन बनेगा कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ये ब्राज़ील का एक शहर है। ये हुआ था 1992 जून के 1992। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब रियो डी जेनेरियो क्यों किया गया, तो इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समाधान करने के लिए। इसी में जो है हम लोग का एजेंडा 21 तैयार किया गया था। एजेंडा 21 में यही सब बातों को डिस्कशन किया गया था, साइन किया गया था और उन्हें आगे फॉलो करने के लिए बताया गया था। अब आइए एक समरी हम लोग देख लेते हैं पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। समरी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ऊपर वही है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। इसके लिए जो आवश्यक शर्त है वो है प्रौद्योगिकी, आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य, जैसे कलम, कॉपी, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। ओके, संसाधन क्लियर हो गया है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, जैव जिसमें जीवन व्याप्त हो, अजैव जिसमें जीवन व्याप्त नहीं हो। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय जिन्हें पूरा स्थापित किया जा सकता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और अनवीकरणीय जिन्हें पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, ये एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर निजी, जो किसी निजी व्यक्ति के अंतर्गत हो। सामुदायिक, जो एक समुदाय के अंतर्गत हो। राष्ट्र, जो किसी एक राष्ट्र के में जिसका प्रभाव पड़े। अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी देश की समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर तक के बीच में जो संसाधनें पाई जाएगी वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे। नेक्स्ट देखिए विकास के स्तर के आधार पर संभावी, जिसकी संभावना है कि इन फ्यूचर हम लोग उसको विकसित कर उसको यूज़ कर पाएंगे। विकसित, जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जिसको हम लोग अभी तक विकसित कर चुके हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह सब उपलब्ध है। भंडार और संचित कोष, ये वो हैं जिसको हम लोग इन फ्यूचर अपने फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें, ठीक है। अब ये देखो संसाधनों का विकास हम बताएं। संसाधनों का विकास क्या है, आर्थिक विषमता कि संसाधनों से हम लोग का आर्थिक विषमता हुआ है। गरीब और अमीर के जो दूरी था वो और बढ़ गया है। और क्या हुआ है इससे, पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। भूमंडलीय तापन, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिससे अभी गर्मी बढ़ रही है। भूमि निम्नीकरण, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। उसके बाद आ जाइए सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास वैसे विकास जिसमें वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। रियो डी जेनेरियो 1992 जून 1992 में हुआ था ब्राज़ील में। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। ब्राज़ील में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में ही एजेंडा 21 अपनाया गया था। संसाधन नियोजन को बोलते हैं प्लानिंग। सबसे पहले तो ये चीज़ जानिए कि अभी आप लोग क्लास 10th में आप लोगों ने एक प्लान किया होगा कि कैसे कैसे हम लोग को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितना घंटे में कितना रोज़ पढ़ना है, कहाँ क्लासेस करना है, कहाँ ट्यूशन करना है। उसके बाद ये किया होगा कि हम टॉपर बनेंगे, तो रूटीन बनाया होगा। तो वैसे ही संसाधनों को भी नियोजित किया जाता है। जैसे कि संसाधन जो है वो हर जगह तो एक जैसा संसाधन नहीं पाया जाता है। जैसे कि गुजरात में देख लीजिए, हमारे गुजरात में आपको पवन ऊर्जा मिल जाएगा। राजस्थान में आपको सौर ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपको खनिज संपदा मिल जाएगी। उड़ीसा में आपको लोहा यश मिल जाएगा। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो एक समान नहीं है, कहीं पे कुछ मिल रहा है तो कहीं कुछ मिल रहा है। आप लोग को पता होगा जो लोग का तेल होता है, पेट्रोल, वो लोग सऊदी अरब, रूस, अमेरिका वगैरह से मंगवाते हैं। क्यों, हमारे भारत में इसका उत्पादन ही नहीं होता। मान लीजिए अगर वो सऊदी अरब से नहीं मंगवाया जाता तो क्या भारत में गाड़ियाँ चलती? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि अभी बैटरी वाली गाड़ी आ गई। लेकिन चाहे कितनी भी बैटरी वाली गाड़ी आ गई, आप भी अपने आसपास देखेंगे तो ज़्यादा गाड़ियाँ पेट्रोल से चल रही है ना। तो संसाधन नियोजन हम लोग इसीलिए करते हैं कि संसाधन के वितरण की जो असमानता है कि कोई संसाधन आपको यहाँ मिल रहा है, कोई यहाँ मिल रहा है, कोई यहाँ मिल रहा है, जो जहाँ नहीं मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है, तो जिसमें जहाँ जिसकी
कमी है वो वहाँ पे पूरी किया जा सके। तो इसको हम लोग सिंपल में लिख सकते हैं, संसाधन नियोजन संसाधनों के असमान वितरण की प्रक्रिया को या उसकी वितरण की समस्या को हल करने के लिए करते हैं। ओके, अब ये हो गया संसाधन नियोजन। अब भारत में जो है संसाधन नियोजन वही सेम वो फॉलो अप कर रहेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आपको खनिज संपदा, कोयला, बॉक्साइट, लोहा यश पूरा मात्रा में मिल जाएगा। गुजरात और ये में आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मिल जाएगा। पंजाब में गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है। तो उन सब के लिए सबसे पहले इसका 3 स्टेप है भारत में संसाधन नियोजन। पहला है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करना। ओके, सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करना कि कौन सा संसाधन कहाँ पे कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है और कहाँ तक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रौद्योगिकी, क्योंकि संसाधन तो उस जगह पे मिल गया, लेकिन उस जगह से जहाँ हमको पहुँचाना है वहाँ के लिए प्रौद्योगिकी है। हमारे पास परिवहन के साधन है लाने ले जाने के लिए, हमारे पास रेलगाड़ियों का विकास है लाने ले जाने के लिए, तब तो हम करेंगे। और उसको उठा के लेके आएंगे अपने कंधे पे, नहीं ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रौद्योगिकी है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसाधन विकास परियोजना और भारतीय विकास परियोजना में समांतर 2 एजेंसी है, संसाधन विकास परियोजना और राष्ट्रीय विकास परियोजना। ये दोनों काम करेंगे। भारत संसाधन विकास परियोजना तो अपना संसाधन में सिर्फ देखेंगे, लेकिन भारतीय विकास परियोजना वो पूरे भारत को देखेगा कि कहीं भी कुछ छूटे ना, ये ना हो। तो इसका मेन एजेंडा ये होता है कि संसाधन विकास परियोजना अगर उत्तर में चल रही है तो राष्ट्रीय विकास परियोजना दक्षिण में नहीं चलनी चाहिए। उन दोनों का ये जो वे है एक समान होना चाहिए, समानता उन दोनों में होना चाहिए। अगर ये करना है तो दोनों में रजामंदी होनी चाहिए, यही बता रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भू संसाधन। भू संसाधन में जो भूमि है जिसमें पहाड़, खेत, पहाड़ जिसको बोलते हैं पर्वत, मैदान और पठार, है ना। उसमें हम लोग देखेंगे तो जो मैदान है वो 47%, हाँ, मैदान देखेंगे 47% पर जो है मैदान है, ठीक है। फोर्टी 47% क्षेत्र में मैदान है। और क्या है बताइए, आप लोग कुछ पढ़ के आए हैं? नहीं। 27 क्षेत्र में जो है पर्वत है। और कितना बच गया? जो शेष बच गया उसमें जो है पठार है, ठीक है। यही है भू संसाधन। जो नेक्स्ट हमारा है वो भू उपयोग है। भू उपयोग यानी कि हमें जो भूमि है उसका उपयोग किस किस प्रकार से करते हैं। क्या मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास इतनी बड़ी अगर भूमि है तो इस भूमि को हम लोग क्या क्या करेंगे। इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे, कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे और घर बनाएंगे, गैर कृषि में अनुपलब्ध भूमि ये सब करेंगे, नदी नाले होंगे और क्या कर सकते हैं, और स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है भू उपयोग। तो इसमें मेनली आपके जो एनसीईआरटी में बताया गया वो है पहला वन, कि पहला तो हम लोग वन लगाएंगे अपने भूमि पे। दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में आपका घर आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएंगे, स्कूल आ जाएंगे, सड़कें आ जाएंगी, ये सब कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जिसमें कृषि नहीं की जा रही है, ये जानिए। प्रतिभूमि। प्रतिभूमि किसे कहते हैं? प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, ये देखें। नवीन प्रतिभूमि। नवीन प्रतिभूमि जो 1 वर्ष या उससे अधिकतम दिनों के लिए खाली है, और एक होता है पुरातन प्रतिभूमि जो 5 या 5 वर्षों से अधिक खाली है, उसको पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भू उपयोग को जो है निर्धारित करने वाला कार्य, मतलब भूमि उपयोगों को निर्धारित करें। जलवायु जैसे अब अंटार्कटिका में जाइए, आप वहाँ रह सकते हैं, आप वहाँ खेती कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फ है। तो जलवायु का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। भू आकृति, क्या पर्वत में, हिमालय पर्वतमाला में आप जाके कृषि कर सकते हैं? कर सकते हैं, बताइए। जनसंख्या घनन, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो आप वहाँ कृषि करेंगे? नहीं। वहाँ वन लगा पाएंगे? नहीं। आपको वहाँ पे आवास बनाना होगा जनसंख्या के लिए। प्रौद्योगिकी का स्तर, यानी कि मान लीजिए आपके पास संसाधन तो बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन आपके पास वो सब करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे आप झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब की देख सकते हैं, इसमें खनिज संपदाएँ बहुत है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। तो हमारा झारखंड देख लीजिए पिछड़ा। उसके बाद होता है एक मिट्टी के प्रकार।
मिट्टी के प्रकार बहुत बड़ा योगदान देते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की है। मिट्टी मोस्टली आपको जो आपकी बुक में है वो 6 पार्ट्स में। एक है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उसे कहते हैं जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद होगा जलोढ़ मृदा के बाद, जलोढ़ मृदा के जो है 2 प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ मृदा। इसको बांटने का एक फैक्ट ये है कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, मतलब बांगर में खादर की तुलना में अधिक कंकड़ पाए जाते हैं, बालू की मात्रा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है काली मृदा। हाँ सॉरी, जलोढ़ मृदा में ये जान लीजिए कि ये संपूर्ण उत्तर भारत में फैली मृदा है। उसके बाद काली मृदा। काली मृदा क्या है? जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसमें कपास की कृषि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जहाँ अधिक वर्षा होती है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाएगी, जैसे कि मासिनराम, चेरापूंजी वगैरह वगैरह। और एक होता है लाल और पीली मृदा। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद एक होता है मरुस्थलीय मृदा, जैसे राजस्थान में आपको मरुस्थलीय मृदा मिल जाएगी। और उसके बाद वन और पर्वतीय मृदा, जो हिमालय पर्वत श्रेणी होती है, जो हिमालय पर्वत जो श्रेणी होती है, इसकी यहाँ पे जो पाई जाती है इस एरिया पे, इसको बोलते हैं वन और पर्वतीय मृदा। ठीक है, याद रखिएगा। अब मिट्टी के बारे में जान रहे हैं तो मिट्टी का कैसा निर्माण होता है ये भी जान जाते हैं। तो जो मृदा है, जो मिट्टी है, इसके बारे में जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो पृथ्वी हमारी थी, आज से लाखों वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो वो एक आग का गोला के रूप में थी। वो आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ तो कोई चीज़ ठंडा होने के बाद क्या होता है, आप पानी को देखिए, फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है, वो जम जाता है। तो ठंडा होने के बाद जो पृथ्वी है वो चट्टान का रूप ले लेती है। ठीक है, अब ये चट्टान जो है उसमें बहुत सारा वायुमंडलीय प्रभाव होगा। वायुमंडलीय प्रभाव जैसे तापमान कम ज़्यादा होगा, वर्षा होगा, हवा होगा, इत्यादि चीज़ें, इसको वायुमंडलीय प्रभाव होगा। अब इन सब के होने से जो चट्टान है वो बारीक कणों में टूटेगा। और ये कोई 1-2 दिन की क्रिया नहीं है, ये जो बारीक कणों में टूटने की क्रिया लाखों हज़ारों वर्षों में होता है। जैसे कि अभी आप देखिए, आप एक पत्थर लाइए अपने छत में या अपने घर में, उसको कहीं एक जगह रख लीजिए, छत में रखिए जहाँ उसको वर्षा, धूप और ये सब कुछ मिले, वर्षा, धूप, हवा सबका प्रभाव मिले, तो छत में रखिए। ठीक है, अब आप छत में रखिए, इतने के बाद देखिएगा 1-2 महीने में नहीं, 1-2 सालों के बाद आप देखिएगा कि वो जो पत्थर आप रखे थे वो थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, है ना, या उसके आसपास आपको छोटे कंकड़ या उसके बारीक कण टूटे हुए नजर आएंगे। तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे ही हुआ, जो चट्टान है उसमें वायुमंडलीय प्रभाव पड़ा, आपके पत्थर में वायुमंडलीय प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से वो बारीक कणों में टूट गई। ठीक है, अब इसी बारीक कणों में टूट गई तो ये मिट्टी बन गई। अब इसमें बस मिट्टी बनने से काफ़ी नहीं, मिट्टी बनने के बाद उसमें ह्यूमस यानी कि उसमें अपघटक होने चाहिए जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाए। ठीक है, तो जो